नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिना का परिवार में। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलिएगा, देखिए हम अभ्यास सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग करते चल रहे हैं अभ्यास सीरीज को। नहीं भी किए ना, देखिए कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाली है। नहीं करते हो तो देखिए आपको नुकसान आपको ही झेलना है। अदरवाइज मेरा काम आपके अभ्यास को बढ़ाना है। मैं आपके अभ्यास को बढ़ा के चल रहा हूँ। अभ्यास सीरीज आपके, देखिए मैं बताऊँ आपको, सामान्य अध्ययन के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या प्रश्न जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं या आने की पूरी पूरी संभावनाएं रखते हैं अपने पास, वही क्वेश्चंस आपके बेसिक टू हाई लेवल तक की इस सीरीज के अंदर कराने वाले हैं हम लोग। अभ्यास सीरीज में अगर मैं क्रम में बात करूं तो आज हम 17वीं क्लास को आपके सामने लाएं। अच्छे से आप अगर 17वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया। नहीं पहुंचा तो देखिए आप तैयारी कीजिए। बताइए आप कैसे लगे आपको क्लास। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। देखिए छोटी छोटी क्लासों का ड्यूरेशन है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बहुत लेट की क्लास है या परेशान करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। छोटी छोटी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इन क्लासेस में आप देखना अच्छे से, ये क्लासेस जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्सा उठाती हैं और अपने ऊपर जाती है, कहने का तो मॉडर्न की तरफ। ये भी मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है आपके लिए। आप करें अच्छे से। देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे, जो आगे चल के महाजनपद बने, या कितने महाजनपद बन के निकल के आए। सिंपल। तो आप सभी याद रखेंगे। तो छठी, या कह दूं मैं एक्चुअल में, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की मैं बात करूं आपसे। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते हैं सभी, 6th या 600 BC की बात करूं, इतने ही साल पहले की बात करूं आपसे, तो हमें मिलते हैं कम से कम कितने, 16 महाजनपद मिलते हैं। और ये 16 महाजनपद आपको मिलते हैं कहाँ पे? गंगा घाटी के अंदर। इनमें से ज्यादातर अधिकतम संख्या आपको कहाँ मिल जाती है? गंगा घाटी के अंदर। ठीक है भाई, याद रखना सभी। 16 महाजनपद है इसके अंदर। आगे चल के यही साम्राज्य में तब्दील भी हो गए। जो सबसे बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था वो मगध साम्राज्य था, आप सभी को पता है। देखिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि 16 महाजनपदों की क्षेत्र या रेंज क्या थी। ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका दिख रहा ना, यावंती है, मत्स्य है, कुरु, पांचाल, कौशल, मल, काशी, वज्जी, है ना, मगध, अंग। इधर आप देखें ध्यान से, एक आपको यहाँ मिलेगा गंधार, एक आपको यहाँ मिलेगा, है ना, और एक इधर मिलेगा नीचे की तरफ था एक अस्मक। ये रहा। साउथ में केवल एक ही था अस्मक के नाम से। क्वेश्चन पेपर में आता है कि दक्षिण में महाजनपद कौन सा था, तो वो अस्मक था। वो यहाँ आपको दिख रहा होगा आपको, ये वाला। बाकी सारे ऊपर थे, जिसमें से 8 आपके पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी एक क्वेश्चन है कि 16 में से 8 कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर महाजनपद। ठीक है, चलिए आगे देखें जरा। आगे देख क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कह रहा है कि जो लगभग अस्तित्व में कब आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग अस्तित्व में कब आई थी? तो मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं तो सिंपली क्वेश्चन है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितने, 2500 ईसा पूर्व से लेकर और लगभग 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है, ये परिपक्व एज मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है ना, आप सभी याद रखेगा। अगर मोटा मोटा आपसे आज से पूछे तो देखिए आज 2024 साल हो गए, आप जीरो तक आएंगे, जीरो के बाद आप ईसा पूर्व जाएंगे, और उसमें भी आपको जाना 2500 साल पहले। कितने साल में? 2500 साल। तो 2500 तो ये होगी, 2000 ये होगी। लगभग आज से बात करो तो 4500 साल पहले की ये बात है सिंपली। तो 2500 ईसा पूर्व आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वास्तुकला में। वास्तुकला क्या होती है? गृह विज्ञान, या कह दें गृह विज्ञान नहीं तो मैं कह दूं सिंपली जो इमारतों के बनाने का जो वो होता कला, वो स्थापत्य कला वास्तुकला में आती है मेनली, जिसमें आपका चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ बनाए जाते थे। देखिए स्तंभ इतिहास को कहते सजोने की जगह थी। सिंपल सी बात करो। स्तूप आप सभी जानते हो, गौतम बुद्ध के जो मेमोरी हैं या उनकी जो यादें हैं उनको संभालने की जगह है स्तूप। वहीं चैत्य थी जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते उनके रहने की जगह, और विहार क्या थी? वहाँ चिंतन मनन करने की जगह। तो ये जो सारे वर्ड है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में चैत्य, विहार, स्तूप या स्तंभ ये होते थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चले देखें। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप पूर्व मौर्य काल को पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के अंदर अगर आप प्री मौर्यन पीरियड को पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी या हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद ही आया आपका शिशुनाग वंश या शिशुनाग डायनेस्टी। और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आई कौन सी आपकी? यही आपकी नंद डायनेस्टी। और इस नंद वंश के अंदर दो कहते हैं कि राजा हुए। एक का नाम था आपका, जो इन्होंने इसको बताया था, महापद्म नंद। और अंतिम जो थे, अंतिम थे धनानंद या घनानंद जिन्हें कहते थे, जिनकी मृत्यु करके या जिनको कहते थे जिनकी मृत्यु के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को संभाला था और मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर या अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्न में से कौन सी नदी पार करी थी? तो मैं आपको बता दूं, सबसे ही फेमस युद्ध है झेलम नदी का युद्ध, या द बैटल ऑफ हाइडेस पीस कहते हैं उसको, झेलम नदी का युद्ध, जो पार किया गया था किसके द्वारा, या जिस नदी को पार किया गया था सिकंदर के द्वारा। सिकंदर की सेना ने फिर आगे चलकर रावी नदी को पार करने से मना कर दिया कि जी हम नहीं जाएंगे पार। वो कहानी थी, बहुत बड़ी कहानी है आपकी झेलम युद्ध से जुड़ी हुई, आपको बताएंगे समय आने के साथ साथ। फिर रावी नदी को पार नहीं किया था और वहां से वापस हो गया था कौन, सिकंदर। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए आप, अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये पूरा का पूरा एरिया माना जाता है कि सब सिकंदर ने विजिट किया था। देखें आप ध्यान से, बस भारत के इस हिस्से में जो रावी नदी का कोना है यहीं से ये वापस चला गया था, यहीं से सिकंदर वापस हो गया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी आगे देखेंगे जरा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आप सभी याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आपके विष्णुगुप्त, जिनका एक और नाम था चाणक्य, आप सभी जानते हैं, इन्हीं का नाम था चाणक्य, या कौटिल्य, कौटिल्य भी इन्हीं का नाम था। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनके द्वारा इन्होंने शासन पाई थी, या कहते मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए पहले बात करें मेगास्थनीज की, तो भाई मेगास्थनीज तो बहुत बड़े आदमी है, पता चलेगा आगे चल के। इसने किताब लिखी थी आने के बाद, जिसका नाम था इंडिका। अच्छा, किसके समय पर भारत आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर यह भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर यह भारत आया था, याद रखना। और बुक कौन सी लिखी है इसने, इंडिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो मैं आप सभी को बता दूं, देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो आपकी जो किताब या पुस्तक है, उसके अंदर राजनीतिक नीतियां, या कह दूं जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल जो लॉज हैं, वो चाणक्य के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र के अंदर। जो उनकी पुस्तक है वो अर्थशास्त्र के नाम से है, लेकिन उसके अंदर क्या किया दिया गया है, पॉलिटिकल पॉलिसीज इसके अंदर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अभी अभी मैंने आपको कराया है, आप लोग आंसर लगा लेंगे और जरूर कमेंट में बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे भाई कि बताएं जरा कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। छोड़ दिया मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन, बताएंगे सभी। ठीक है, चलिएगा देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने या किसने की थी? अच्छा एक बात और आपसे मैं बार बार कहता रहता हूँ, रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। बात यह है कि रिवीजन मेन है, देखो रिवीजन क्लास का, अगर आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं ना, तो जो आप पढ़ के चल रहे हो वो बढ़िया तरीके से आपको याद भी रहने वाला लंबा, है ना। वो उसी रिवीजन को हम इस अभ्यास सीरीज के थ्रू आपका करा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस आप फेस कर रहे होंगे, आगे चल के लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप बेसिक क्वेश्चन कर लोगे, वैसे आप जो आने वाले अगले क्वेश्चन है उन्हें भी कर पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर इन्हीं में रहेगा तो दिक्कत आएगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है ना, तो जरूर इसे लाइक भी कीजिएगा। देखिए जरा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि धनानंद की मृत्यु करने के बाद या मृत्यु हो जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप इनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद इनके बेटे अशोक, इन तीनों महान राजाओं ने राज किया था किसमें, मौर्य साम्राज्य के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सबसे पहले मौर्य राजा ने किसने मतलब वो किया था, बनाया था? अगर मैं आपको बताऊं तो हर्यक वंश में एक राजा था, हर्यक वंश में एक राजा था जिसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। और उदयन के द्वारा ही ये पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था। लेकिन जब नंद वंश खत्म हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हो गई, तो मौर्य वंश की स्थापना होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपनी खुद की राजधानी घोषित कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। ये पहले मौर्य शासक थे जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बिंदुसार किसका पुत्र था? ये सॉरी, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार, जो है सामने आपके बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र थे अशोक। कौन थे भाई? अशोक। तो याद रखेंगे सभी, सिंपल सी बात। तो बिंदुसार के पुत्र कौन हो जाएंगे? अशोक। तो जो अशोक महान थे वो किसके बेटे थे या पुत्र थे? हाँ, बिंदुसार के। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किस मौर्य शासक को
अमित्रघात के नाम से। किसके नाम से? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों को मारने वाला, दुश्मनों का संहारक कहा जाता है अमित्रघात को। अमित्र होता है दुश्मन, ठीक है। तो वो किसे कहा था? तो याद रखिएगा बिंदुसार को कहा गया क्या? अमित्रघात। याद रहेगा सभी के, बिंदुसार को कहा गया अमित्रघात, ठीक है। चलिएगा आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? देखिए मोस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा। अशोक के द्वारा, याद रखें, अशोक जो हमारे राजा थे उनके द्वारा 14 अपने शिलालेख दिए गए, 14 शिलालेख दिए गए। शिलालेख क्या होते हैं? देखिए शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब होता है लिखवाना। तो पत्थर पर जो अपना इतिहास या अपने बारे में जो चीजें लिखवा दी गई वो शिलालेख कहलाए। और इस प्रकार के कितने? 14 शिलालेख मिले। उन 14 शिलालेख में से 13वां जो शिलालेख है, कौन सा? जो 13वां शिलालेख है उसमें इन्होंने बताया कि कलिंग युद्ध का वर्णन, कि मैं किस तरीके से कलिंग युद्ध को जीता और किस प्रकार से कलिंग युद्ध ने मेरे जीवन पर प्रभाव डाला। क्वेश्चन और आता है कि किस युद्ध के बाद या किस युद्ध ने महाराजा या राजा अशोक के ऊपर असर डाला था, प्रभाव डाला था, और जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और किसमें लग गए? फिर वो इस आध्यात्मिकता में लग गए थे वो, ठीक है। तो ये कौन सा था? कलिंग युद्ध था। इसके बारे में वर्णन मिलता है आपका 13वें शिलालेख के अंदर। चलिए करते हैं अंतिम क्वेश्चन। क्या है हमारा? क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। उपाधियां प्राचीन भारत की पूछी जाती है आपसे। कह रहा है कि किस शासक को उल्लेख मिलता है कि उसे प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय कहा गया के रूप में जाना जाता था? तो याद रखेंगे अशोक। क्या? महाराजा अशोक को ही जाना जाता था देवों का प्रिय या देवनाम प्रिय के नाम से। ये उपाधि थी जो किसको मिली हुई थी? अशोक को मिली हुई थी, ठीक है। ऐसा शिलालेखों से पता चलता है। तो देवनाम प्रिय किसे कहा गया? महाराजा अशोक को कहा गया। सभी याद रखेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? ये आपके अभ्यास सत्र का 17वीं क्लास थी। आगे हम बात करेंगे, आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। आगे लगातार क्लास हम करते रहेंगे। अगली क्लास तक आप रिवीजन करें, क्लास पसंद है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।